बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इस वक्त ज़ाहिर है सारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल को लेके कुछ तो अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। अच्छी बात है कि हुकूमतें मुतहर्रिक हुई हैं, सियासी जमातें मुतहर्रिक हुई हैं और जो समाजी तंजीमें हैं वो तो पहले से ही फील्ड में हैं, वो काम कर रही हैं। जो अब डिटेल्स आ रही हैं उसके बाद पूरे पाकिस्तान को पता चल रहा है कि इन इलाकों में किस कदर तबाही हुई है और वहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिलखुसूस खैमों का बार बार कहा जा रहा है, चाहे वो सिंध की तरफ देखा जाए, बलूचिस्तान, क्योंकि लाखों लोग जो हैं और जनूबी पंजाब में वो खुले आसमान तले हैं। इसी तरीके से केपी के जो इलाके बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं वहाँ पर भी खैमों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर आप सब जानते हैं कि सैलाब का पानी जब उतरेगा उसके बाद भी ये तबाही, ये मुसीबत, ये आफत रहेगी। ऐसा नहीं है कि पानी उतरने के साथ ये आफत चली जाएगी। बहुत सारी बीमारियां फूटेंगी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, फिर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है और शॉर्टेजेस पहले से ही शुरू हो गई हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि जो हमारी फूड बास्केट जिन इलाकों को कहा जाता है वो बुरे तरीके से मुतासर हो गए हैं सैलाब में। अब इसी तरीके से बच्चों के लिए दवाओं की ज़रूरत है, ख़वातीन के लिए, और ज़ाहिर है एक एक जोड़े में सारे लोग घरों से निकले हैं तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मेडिकल कैंप्स की कमी की शिकायत हो रही है और हुकूमतें भी अपील कर रही हैं मदद की, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये किसी के वसाइल से या उनकी कैपेसिटी से बड़ा डिज़ास्टर है। एक चीज़ जिसका फुकदान हमें नज़र आता है वो पॉलिटिकल यूनिटी है। जब इस तरह का क्राइसिस होता है तो फिर आपको एक सियासी इत्तेहाद की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कौमी क़यादत है अगर वो इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के इतनी बड़ी तबाही का जो है अंदाज़ा ना करे और ये तय ना करे कि कौन से मरहलों में कौन सा काम करना है, तो उसका ज़ाहिर नुकसान होता है। तो आज के प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश यही होगी कि मुतासरा इलाकों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की किल्लत है, जो हमारे देखने वाले और हम कर सकते हैं, कैसे रिलीफ़ के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि समाजी तंजीमें काम करें, इसी तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने भी जो ये सारा रिलीफ़ का काम है उसमें उन्होंने खुसूसी सेंटर्स कायम कर दिए हैं। उनके नंबर्स आप हमारी स्क्रीन्स पर सारा दिन देखते रहे हैं, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। जो स्याह फंसे हुए थे, काफ़ी परेशानी थी सोशल मीडिया के ऊपर, उनके हवाले से कुछ गैर मुल्की भी थे, कुछ स्टूडेंट्स से पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने एक जो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक फ़ंड कायम किया था, लोग उसमें भी डोनेट कर रहे हैं और सबको डोनेट करना चाहिए। और मेरी ये सबसे अपील होगी कि ऐसे इदारों को दीजिए जो क्रेडिबल हैं। आज मैं देख रही थी जज्बा बहुत अच्छा है कि सड़क पे ट्रैफिक की जहाँ पे बत्तियाँ बंद होती हैं वहाँ पे भी कुछ नौजवान थे और वो फ़ंड्स जमा कर रहे थे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप ऐसे इदारों को ये फ़ंड्स दें जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है और जो आपको पता है कि ये फ़ंड्स सही जगह पर पहुंचाएंगे। जी, तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सेनेटर गौस न्याजी साहब होंगे और हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद साहब होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल ईदी साहब। आपको पता है कि ईदी फाउंडेशन सबसे एक ऐसी बड़ी समाजी तंजीम है पाकिस्तान की जिसका पूरी दुनिया में नाम है और एक बहुत ही क्रेडिबल इदारा है। मैंने अपने सारे प्रोग्राम्स में अल-खिदमत फाउंडेशन का जिक्र भी किया। बाकी जो इदारे हैं, क़ुव्वत, ये वो इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो फैसिलिटी साहब से पूछेंगे कि जिन इलाकों में वो हैं तो वो वहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। और हमारे साथ ज़ैगुम खान होंगे सीनियर तजज़ियाकार प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और शेर अली अरबाब साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से में ज्वाइन करेंगे। फैसल ईदी साहब हमारे साथ लाइन पे। ईदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फैसल साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल जो वो फील्ड में हैं तो फैसल साहब से हम बात करना चाह रहे थे, उनसे पूछना चाह रहे थे कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पे अगर कोई रिलीफ़ के लिए मदद करना चाहता है, और ज़ाहिर है ईदी फाउंडेशन का जाल एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, तो वहाँ पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। फैसल ईदी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त फील्ड में किन इलाकों में हैं, और ज़ाहिर है ईदी फाउंडेशन बहुत ही क्रेडिबल इदारा है पाकिस्तान का, कितनी आपको मोबिलाइजेशन नज़र आ रही है अवामुन्नास में, कितनी आप समझते हैं कि मज़ीद मदद की ज़रूरत है, और वो जो ज़्यादा ज़रूरत की अशिया हैं
अगर आप उनका भी तज़किरा कर देंगे तो हमारे सुनने वालों को कुछ रहनुमाई हो जाएगी कि किन चीज़ों पे उनको ज़्यादा डोनेशंस देने की ज़रूरत है। तबाही आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी, आ रही मुझे आवाज़। आप तबाही बहुत ज्यादा इलाकों में फैली हुई है और अब तो तकरीबन 4 ही सूबे इसमें जो है वो मुतासिर हो चुके हैं और केपी के अंदर जो अभी हालिया दिनों के अंदर जो तबाही मची है वो सबने अपनी आंखों से देखी। आज तो सोशल मीडिया का दौर है और हमारे हाथ में कैमरा, जो सिंध और बलूचिस्तान और इवन पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं उसमें बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। तो अभी तक जो है वो पानी के अंदर फंसे हुए हैं, वो अपनी टुकड़ियों को निकाल नहीं पा रहे। 3-3, 4-4, 5-5, 6 घंटे जो है उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उम्र भी जो है इसी अपनी जिंदगियां खतरे में है और बहुत बड़े पैमाने पर लाइफ स्टॉक का भी नुकसान हुआ है। लोगों की खड़ी लाखों एकड़ की खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। इसमें किसान की फसल भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो लगा पाएंगे और डिस्प्लेसमेंट लाखों लोगों की हो रही है और करोड़ों लोग इससे जो है वो मुतासिर हैं। इस दफा 2010 में जिस तरीके से लोगों ने मदद की थी, इस दफा थोड़ी सी पता नहीं अवाम में क्यों सुस्ती है, इनिशिएशन नहीं है या वो मैदान में नहीं है, कम है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन नहीं है, लेकिन है, मौजूद है, लेकिन कम है। आपको जज्बा कम लग रहा है, तो जज्बा कौन ला सकता है आपके ख्याल में? कौमी क़यादत का काम है या आप जैसे जो हमारे? मैं समझता हूँ हमारा मीडिया जो है ये पिछले 10 दिनों से लोग डिजास्टर हुआ है और हमारी मीडिया ने जो है सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ नहीं दिखाया। इसको ये दिखाना चाहिए था। मीडिया ने जो है वो बिल्कुल न्यूज हेडलाइंस देखता था तो 70%, 80% जो है वो सियासत होती थी और जो इन मसाइल के मसाइल दरपेश है लोगों को डिजास्टर हुआ है इसके ऊपर किसने कवरेज नहीं की थी। तो फैसल साहब, हमारे सुनने वालों को बताइए कि क्या डोनेशंस किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर यंग बच्चे जो हैं उन्होंने बॉक्सेस उठाए हुए थे और वो एहतियात जमा कर रहे थे। पाकिस्तान में एक मिसट्रस्ट भी है, आपको पता है, फंड्स के हवाले से। तो क्या बेहतर तरीका है अशिया खरीद के भेजी जाएं आप जैसे इदारों के जरिए और बाकी जो इदारे हैं क्रेडिबल? बिल्कुल, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, स्टूडेंट है, उनको इस लेना चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटी इन्होंने हमारे साथ इसमें जो है वो हिस्सा लिया है और वो मुस्तकिल बुनियादों पे इसमें हिस्सा दे रहे हैं। टीवी से अपनी तरफ से भेज रहे हैं, मेडिसिन भी खुद करते हैं, हम तो सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं। और जो जो स्टूडेंट टीचर यूनियंस हैं वो बिल्कुल इसमें हिस्सा लें। लोगों को इनके संख्या साथ देना चाहिए, करने के लिए तैयार हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, हम जिनको जानते हैं। और मैं फिर से आवाम को बेहतर ये गवर्नमेंट को इस काम करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पर वो टेंट सिटीज बना जाए तो जो है वो बंद है और बुनियाद में जो है वो होते हैं जब अपने इलाके को छोड़ते हैं और इनकी परेशानी उनके चेहरों से ऐसा नजर आती है। आपने फुटेजेस देखे होंगे, लोग जो इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे 5-6 बच्चों में बच्चियों ने उनकी माओ ने खाना नहीं खाया। तो खाना बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि खाना पका हुआ भेजना चाहिए, ड्राई राशन भेजना चाहिए या पैसे भेजने चाहिए आप जैसे इदारों को? मकामी जो वॉलंटियर्स हैं, समाजी कारकुन हैं, वो पका हुआ खाना तकसीम कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों में, जो कि नाकाफी है, उसको थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और जैसे ही वो थोड़ा सा सेटल हो जाए कि उनको कच्चा राशन दे दें ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा से अपनी चीज बना के खाएं, क्योंकि ये लोग चावल खाने के आदी नहीं होते। पका हुआ राशन में ज्यादातर चावल खिलाते हैं लोग। ये लोग रोटी के आदी हैं, तो आप इनको दे देंगे, खुद ही पका लेंगे। भले छोटी रोटी बनाए, कम रोटी बनाए, लेकिन खुद की इनकी बनी होगी ना तो उनको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल एदी साहब, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और शुक्रिया आप जैसे इदारों का कि जो इस तरह के जो जब भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो आप लोग जो हैं वो हमेशा आप लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और अच्छी बात आपने कही कि पका हुआ खाना तो अभी ज़ाहिर है, अभी तो पानी है, अभी तो बहुत बस्तियां भी उस तरह से नहीं हैं। तो शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ आ गए हैं जी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा
हमने देखा तबाही और इतने इतने ऐसे विजुअल्स हैं, और सारे पाकिस्तान के ये विजुअल्स हैं, चाहे आप जनूबी पंजाब की तरफ देखें, चाहे आप बलूचिस्तान की तरफ देखें। शेर अली अरबाब साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। शेर अली अरबाब साहब, क्या हालात आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के? और ज़ाहिर है जब हम इन सूबों की बात करते हैं तो बहुत बड़े रकबों पे और दूर दूर इलाके और अजला हैं, तो जो अब तक की एक्टिविटी हो रही है रिलीफ की, आपको लगता है कि सिर्फ हुकूमतें जो हैं वो कर पाएंगी जितनी बड़ी तबाही और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया? क्योंकि आप इससे पहले डेवलपमेंट सेक्टर के साथ बड़ा अर्सा काम करते रहे हैं, तो कितनी आपको लगता है कि कमी है एक ऑर्गेनाइज्ड जो एक नेशनल रिस्पांस होना चाहिए उसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात यह है कि जिस किस्म का के मैग्नीट्यूड का सैलाब आया है, ये जो है बहुत से लोग ये भी कहते हैं, और ऑल्दो मैं उस वक्त एज अ वॉलंटियर फील्ड पे भी था 2011 में जो सैलाब आया था, ये उससे कंपेरेबल है, और कहीं कहीं तो उससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा तबाहकुन है। सो ज़्यादा फ़िलहाल जो है जो बड़ी एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही होंगी वो दो हैं। एक रेस्क्यू भी है, कुछ एरियाज़ में रेस्क्यू के अभी भी ऑपरेशन जारी हैं, और कुछ वो इमीडिएट रिलीफ है कि जी जो लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं उनके लिए खाना, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए पानी साफ, उनके लिए मेडिकल कैंप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। ये जो है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस किस्म के मैग्नीट्यूड का जो सैलाब आया है, जितना नुकसान हुआ है, इसमें कोई भी सरकार, सूबाई हुकूमतें हों फिर वफाकी हुकूमत, तो अकेले जो है उस तरह स्पेशली डैमेज को जो है ना वो उस तरह रिकवर नहीं कर पाएगी। कुछ लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि कोई $3 बिलियन से ऊपर तक ये डैमेज हो सकता है। वो तो खैर जब असेसमेंट्स आएंगी वो होगी। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू एंड रिकवरी। रेस्क्यू में जो है कुछ ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी NDMAs हैं, PDMAs हैं, हमारी रेस्क्यू लेवल 1, 2 है, सिविल डिफेंस है, वो अपना रोल अदा करेंगे, बट बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। सो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है KP में, एटलीस्ट वहाँ पे जो एक चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर था वो उन्होंने जो है वो उसके लिए दे दिया है। आई थिंक कि जो हमारी बाकी एजेंसीज हैं, आई होप के वो भी उसी तरह इसमें सपोर्ट करें, स्पेशली जो फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे हेली ऑपरेशंस हैं, उसकी ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त वो ये है कि डोनेशंस की जहाँ तक बात है या आवाम की, वो जो आवाम कहाँ पे पैसा दे, मेरी अपनी ये राय है, और ये पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अभी कर चुकी है, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिकॉज सैलाब के रिलीफ में, रेस्क्यू में इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। टेक्स्ट बुक जो नॉर्मली कहा जाता है उसमें बिकॉज अक्सर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाती है, अक्सर इस तरह हो जाता है कि कुछ मुतासरीन को बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ मुतासरीन को कुछ नहीं मिलता। सो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं, मुखिर हजरात हैं, वो ये कर जाते हैं कि वो पैसे जमा करके ख़ुद अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और उनकी ओबियसली नेक नीयत की होती है, लेकिन उसका शायद उस तरह का इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब जो हमारी पेशावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अभी रिसेंटली एक लिस्ट तैयार की है आइटम्स की, हमारी तकरीबन जो कि 2500 जो डिस्प्लेस्ड अफराद हैं, कोई तकरीबन 300 के लगभग फैमिलीज हैं, कि जी इनको इस वक्त आने 3-4 दिन तक रिलीफ की यही आइटम दरकार। अच्छा शेर अली अरबाब साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगी, क्योंकि हम इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स पहले भी देख चुके हैं, और जैसे मैं बात करी थी कि डेवलपमेंट सेक्टर्स जब काम करते हैं तो वो SOPs एक बना के रख लेते हैं, और आपको पता होता है कि आपने फौरी तौर पे जो पहला आपका रिस्पॉन्स है वो क्या होता है। तो उस हवाले से ब्रेक के बाद बात करते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा एक इमरजेंसी की सूरत हाल जब पैदा होती है तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन वाला एलिमेंट हमेशा ही हमें नज़र आता है कि कम है ये कोऑर्डिनेशन। हालांकि ये हमारे इदारों की अब ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि खुदा न खास्ता जब ऐसी सूरत हाल हो तो उन्होंने क्या करना है। जी ब्रेक के बाद कुछ इस पे और पॉलिटिकल यूनिटी के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हम बात करें कुछ सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, और जो लाइफ स्टॉक का जितना नुकसान हुआ है, मतलब 8 लाख के करीब माल मवेशी, और आप फिर इमेजिन कीजिए अगर आप कह रहे हैं रफली, अभी ये रफ़ एस्टिमेशंस हैं, अभी
ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पे राब्ते मुनक़ता हैं, बहुत सारी जगहों पे पानी की सतह बहुत ज़्यादा है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो 10 लाख के करीब तकरीबन घर हैं जो कि बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। सो 10 लाख से ज़ायद ख़ानदान इस वक्त उनको रिलीफ की, रेस्क्यू की ज़रूरत है। ज्ञानचंद साहब, आप बताइए कि अभी हमें शेर अली अरबाब साहब खैबर पख्तूनख्वा का बता रहे थे, सिंध में कोई आपको लग रहा है कि जो हुकूमती सतह पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो इन प्लेस है? क्योंकि हम बहुत सारे आपके लीडर्स की ज़ाहिर है कैपेसिटी से बड़ा डिज़ास्टर है, सो मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे सिर्फ हुकूमत जो है वो कुछ कर सकती है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स आपके पीपल्स पार्टी की अपील कर रहे हैं हेल्प करने के लिए और चीज़ें बता रहे हैं, तो क्या हालात हैं? देखिए, जो 2010 में फ्लड आया था वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में था सिंध में और साउथ पंजाब में ज्यादा था। इसके अलावा उसके इतने नुकसान बाकी पाकिस्तान में नहीं थे। उस टाइम पे बलूचिस्तान में भी ये क्राइसिस नहीं थे। लेकिन इस दफा जो बारिशों की वजह से सैलाब आया है, इसमें पूरे का पूरा सिंध, उसमें बारिशें हो रही है और कंटिन्यूसली बारिशें हो रही है। 1.5-2 महीने से कंटिन्यूस बारिशें हो रही है। ये जो पानी नजर आ रहा है, जो सिंध पूरा समंदर का देख दे रहा है, ये बारिशों का पानी पड़ा हुआ। अभी तक ना वो ड्रेन्स टूटी है, ना जो हमारे कैनाल से उनका पानी बाहर आया है, ना दरिया का पानी कहीं पे पहुंचा है। तो ये कंटिन्यूस बारिशों की वजह से सिंध का कोई गांव नहीं बचा है, सिंध का कोई शहर नहीं बचा है जहां पे ये फ्लड ना हो। तो उसको संभालना मैं समझता हूँ कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इश्यूज है, हमारे यहाँ गवर्नेंस के भी इश्यूज है, उससे इनकार नहीं है। ठीक है। लेकिन सिंध में ये हुआ है कि सब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे एमपीएस, एमएनए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो पहले दिन से कंटिन्यूसली, चीफ मिनिस्टर कंटिन्यूसली पूरे कराची में पहले फ्लड था तो वहीं पे थे, वहां से जैसे ही फारग हुए तो कंटिन्यूसली खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे सब मिनिस्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे एमपीएस एमएनए भी उस पे नजर रखे हुए हैं। अच्छा, मैं जरा आपके पास वापस आती हूँ कि इस कोऑर्डिनेशन का फायदा क्या हुआ है हमें। सेनेटर गौस नाजी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसे इलाके में कि जहाँ पे सिग्नल ज़रा कम है, तो मैं ज़रा 2 मिनट उनसे उनका हवाल भी ले लूँ, उनके इलाके का भी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एमएनएज़ को शहबाज शरीफ साहब ने टास्क दिया था कुछ डोनेशंस इकट्ठी करने का। गौस साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सेनेटर साहब, क्या हालात हैं? ज़ाहिर है मरकज़ी हुकूमत आपकी है और मरकज़ी पीपल्स पार्टी की भी है ज़ाहिर है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो इस वक्त जितना बड़ा ये इस वक्त जो हालात हैं, जितनी ख़राब सूरत हाल है, तो सियासी इत्तेहाद लोग कहते हैं कम है, जिसकी वजह से शायद कौमी सतह पर भी जज्बा थोड़ा सा कम नज़र आता है मदद का। अभी फैसल ईदी साहब थे आपसे पहले हमारे साथ, तो वो कह रहे थे कि जो जज्बा वो पहले देखते थे 2010 के सैलाब में या ज़लज़ला जब आया पाकिस्तान में इतना बड़ा, तो वो उस तरह का जज्बा नहीं है। लोग निकल रहे हैं मदद के लिए, लेकिन वो जज्बे की कमी की क्या वजह आपको नज़र आती है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो जज्बा नजर नहीं आ रहा जो 2005 के ज़लज़ले में नजर आया था या 2010 के सैलाब में नजर आया था। उसमें देखो कुछ पार्टियों की जो है ना जिद, अना और हटदर्मी है, और वो की मर्जी है कि हम अकेले चलें और वो किसी के साथ बैठना गवारा नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले बड़ी कोशिश की है कि मईशत के मामले में तमाम पार्टियों को साथ बैठाएं, लेकिन उस वक्त भी कोई नहीं हमारी ऑफर का किसी जवाब नहीं था, बल्कि उल्टा उससे मजाक उड़ाया गया। अब कल फिर मीटिंग एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दावत दी है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे इनिशियली चल रहा था कि आप लोग दावत नहीं दे रहे पीटीआई को। नहीं, दावत तो उनको जाएगी, अगर नहीं गए जरूर जाएगी, ये दावत हमने देनी है, लेकिन हमें रिस्पांस की वहां से उम्मीद नहीं है। वो पता है कि उनको जो रूटीन है, लेकिन इसका मतलब है कि वो हमारे साथ नहीं बैठे तो हम इंशाल्लाह जो जितनी पार्टियां अवेलेबल हैं हम एक अच्छा मैसेज देंगे और अच्छा कोऑर्डिनेशन का निज़ाम बनाएंगे पार्टी के साथ, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ इंशाल्लाह अपनी हर किस्म की उनको माली इमदाद पहुँचाएंगे, खुराक भी पहुँचाएंगे। और ये कोई एक जो सैलाब ज़दगान की इमदाद है, ये तो अभी
तो उनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू स्टेज है। इसके बाद उनको और खाने का इंतजाम करना है, इनको पनाहगाह देनी है, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन होगी। बहुत लंबा प्रोग्राम है इस पे। तो पंजाब हुकूमत के साथ आपकी कैसी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आप खुद पंजाब से हैं? तो पंजाब हुकूमत के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि जिस के हालात हैं और जिस किस्म की बयानबाजी वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही करते हैं और जिसके हमारी की बयानबाजी हमारे लीडरशिप के खिलाफ करते हैं ज़ाती तौर पे, तो उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि वो किस तरह। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सिंध में प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वहाँ 15 अरब का ऐलान भी कर सकते हैं, वहाँ बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने इस्तकबाल भी किया, सब जगह विजिट भी किया। अगर ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें तो वफाक की भी बात करेगा। तो सेनेटर साहब, वजीर आजम साहब जाए बगैर भी तो ऐलान कर सकते हैं ना। वजीर आजम का अपना सूबा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। बगैर उस बगैर देखो, बगैर जाए तो फिर सूबे समझेंगे कि हमारे डोमेन्स में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। फिर 2 सूबों में जबकि PTI की गवर्नमेंट है, तो वो तो यही इल्जाम लगे कि हमारे आप जो है ना डोमेन में दखल अंदाजी वफाक कर रहा है। अगर उनकी तरफ से कोई लेटर आएगा, कोई डिमांड आएगी, तो इंशाल्लाह चाहे मेडिसिन की हो, चाहे खुराक की हो, चाहे रिहेबिलिटेशन को, वो जरूर पूरी कर। अच्छा, जरा एक मिनट दीजिएगा। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि PTI से। तो शेर अली अरबाब साहब, दोनों बातों का जरा जवाब दे दें सेनेटर साहब की मौजूदगी में। वो कह रहे हैं जी कि हम तो दावत अगर नहीं गई तो जाएगी, तो PTI बैठेगी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? अगर दावत आती है या नहीं आती, उस सूरत में क्या होगा? फ्रैंकली अगर दावत आती है तो फिर तो बैठना चाहिए। ठीक है। और ये जो दूसरी बात है कि अगर सूबे में अगर रिसोर्सेज कम हैं और हम सब हर जगह से ये सुन रहे हैं कि रिसोर्सेज से ज़्यादा तबाही है और मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी, तो क्या वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? क्यों नहीं, देखिए होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो और इसमें कुछ पॉलिटिकल बातें हैं जिसको मैं एड्रेस करना ही नहीं चाहता, बिकॉज ये सियासत का वक्त नहीं है। मैं ना अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, ना किसी और पार्टी पे हमला करूंगा। मुझे ये मेरा ज़मीन नहीं मानता। बात ये है कि इस वक्त जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, मेन इम्प्लीमेंटेशन, आप दुनिया इधर से उधर कर लें, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड मोर इम्पोर्टेंटली द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीड करती है, बिकॉज उनको पता होता है ना। मैं इस्लामाबाद से आके डेरा बुगटी जाऊं, मुझे क्या पता, या मैं अफसर हूं, यहाँ बैठा हूँ रिलीफ का, और मैं हेलीकॉप्टर लेके जो है एक चक्कर लगाऊं, हाउ वुड आई नो कि यहाँ पे क्या है? वो तो अंदाजा बिग पिक्चर आदमी लगा सकता है कि यार ये बड़ा तबाही हुई है, वो हुई है, बट जो एक्चुअल काम जो होता है ना, काम जो मैटर करता है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। हर सूबे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट एक होती है, एक है फंडिंग जो है वो ऑब्वियसली जिस तरह है, जिस NSC है, जिस तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो किसी सूबे को कोई हुकूमत, जो कोई वफाकी हुकूमत डिनाई नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो इट विल बी क्रिमिनल। लेकिन क्या उसके लिए, मैं जरा ज्ञानचंद साहब से पूछूं, ज्ञानचंद साहब, सूबा बताएगा कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है तो मरकजी हुकूमत करेगी, या मरकजी हुकूमत अपने तय भी कर सकती है? मरकजी हुकूमत पे कोई पाबंदी नहीं है कि सूबा डिमांड करे तो फिर वो मदद करे, लेकिन तरीक़ेकार ये है, जैसे भाई कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिपोर्ट बनाती है कि हमारे इलाके में कितना डिजास्टर आया हुआ है, कितना सैलाब आया हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उस हिसाब से आपको ये जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे, तो उन गवर्नमेंट के पैसों को उस तरह से जाना पड़ता है। फिर NDMA को एंगेज किया जा सकता है, लेकिन NDMA भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पे होगी, वो मदद तो करेगी अपने फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से, तो इसमें मेजर रोल है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट्स जब एक चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो वो गवर्नमेंट बन जाता है, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, पार्टीज अपनी जगह पे, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स को जो भी इश्यूज है वो फेडरल गवर्नमेंट से शेयर करने चाहिए। वापदा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, NDMA फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। जब डिजास्टर आता है, ज्ञानचंद साहब, ये बहुत बड़ा अहम नुक्ता आप कह रहे हैं कि जो आईनी किरदार है वो जाहिर है वो पार्टीजन हो नहीं सकता, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात हो, सूबाई कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो वो बड़ी अहम है। इसके ऊपर मजीद कुछ बात करते हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद आते हैं।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमें ज़ैगुम खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार हैं। ज़ैगुम साहब, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, वो कुछ कोऑर्डिनेशन की थी, तो ज़ाहिर है अभी तो हम रिएक्शनरी फेज़ में आए हैं, थोड़ी सी देर से आए हैं, लेकिन चलें स्टिल अभी हम वो जो रिस्पॉन्स होना चाहिए फ़ौरन एक डिज़ास्टर का, हम उसमें हैं। बट इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग रन, के बड़ी लंबी एक चीज़ करनी होगी आपको, इनको रिहेबिलिटेट करना है, वापस इनको इनके घरों तक लेके जाना है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन? अभी हम बात कर रहे थे कि क्या जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनसे केपी की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट नहीं कहती असिस्टेंस का, तो क्या फिर भी उनको असिस्टेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए तंजीला, जो इस वक्त है, सबसे पहले तो हम इस वक्त 2 लेवल्स पे फंसे हुए। तो लोगों की जानें बचाना, और उसमें जो फौरी तौर पे फ़ौज को कॉल देनी थी, उसमें बहुत टाइम लग गया। और जिस तरीके से ये हरकत में नहीं आए, बहुत सी जानें बच सकती थी और बहुत से लोगों को बेहतर तौर पे इवैक्यूएट किया जा सकता था, उसमें हुई है सुस्ती। अब उसके साथ जो मसला है कि इतने बेशुमार लोग बेघर बेज़मीन पड़े हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है, शेल्टर नहीं है, ख़वातीन की अपनी ज़रूरियात हैं, यानी जिसको रिलीफ कहते हैं। एक तो उसका बहुत बड़ा चैलेंज है, ये तो हमें फ़ौरी तौर पर करना है जब तक ये लोग बेआसरा हैं, छत के बगैर हैं। और आपका जो अगला सवाल है कि इन लोगों की रिकवरी कैसे होगी, वो है लॉन्ग टर्म, जिस पे कई साल लगेंगे और उसमें प्लान बनाना होगा, क्योंकि इसमें ये करोड़ों किसान हैं जिनका माल मवेशी भी बह गए हैं, जिनके ज़मीन भी पानी के नीचे हैं, बीज भी ख़त्म हो गया, जिनका खाना भी ख़त्म हो गया। तो इनको वापस एक्टिविटी में आना, अपनी एग्रीकल्चर इकानमी को बहाल करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। एक तो ये चैलेंज है। अब जो मैकेनिज़्म है इसका, देखिए ये तो मतलब कोई तसव्वुर ही नहीं किया जाता ना कि एक फेडरेशन में ऐसा भी होगा कि ऐसे मामले पर जब कौम की जान पर बनी हुई है और मुल्क एक तारीख के बहुत बड़े इंतहाई एक शदीद बहरान से दो चार है, उस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के साथ तामुन करने से इनकार कर देंगी। तो उम्मीद कीजिए, अभी भी हमें उम्मीद करना चाहिए कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हमारे सियासतदान भी मिलकर बैठेंगे और ये हुकूमतें भी आपस में कम से कम इस मौके पर कोई मसला नहीं करेंगी, उम्मीद करनी चाहिए। देखिए हमारे ज्ञानचंद साहब कैसे, मैं आती हूँ ज़ैगुम साहब, आपसे एक लास्ट कमेंट भी मैंने लेना है, लेकिन ज्ञानचंद साहब, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो? पूरे पाकिस्तान में तबाही और बड़ी तबाही है, क्विकली ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें पीटीआई को दावत देनी चाहिए और पीटीआई को वहाँ पे जाना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अप्रोच करना चाहिए ताकि वो आए, उनको वेलकम करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको फेडरल गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सपोर्ट लेना है। जो फौरी रेस्पॉन्स है, लोगों की जान बचाने का मसला है, इसमें अगर मगर नहीं हो सकता। जैसे भाई साहब ने बात की कि फौरी तौर पे हम रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इसलिए काफी जानें हम गंवा चुके हैं, बचा नहीं सके, और फौरी रिलीफ की जो जरूरत है। वी वर बिजी इन पॉलिटिक्स। शेर अली अरबाब साहब, आपने कह दिया कि अगर इसमें एक लाइन जी हुआ ये कि हम बारिशों के वक्त में इमरजेंसी समझते, उसको डिजास्टर की तरह डील नहीं करते। ये जो सैलाब आया ये बारिशों की वजह से है, इसलिए हमने इसको सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी, शेर अली अरबाब साहब, क्विकली क्या आप मैप देख रहे हैं आगे का? यू थिंक कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और सारे लोग मिलके इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला करेंगे? देखिए, बेटर सेंस शुड प्रिवेल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज ये जो इस वक्त एक नेशनल कैटास्ट्रफी हुई है, इसके अलावा कोई रिस्पॉन्स है, कोई रिस्पॉन्स है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये अब आगे जाके जब असेसमेंट्स होंगी तो अंदाज़ा होगा कि इसके मैग्नीट्यूड इतना है कि कोई सूबाई, कोई वफाकी हुकूमत अकेले नहीं इसको करेगी, कलेक्टिवली करना होगा। ऑब्वियसली फिर डोनर पिच भी जाएगी, वहाँ से भी सपोर्ट आएगी। तो इसके लिए बड़ी एक वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि अल्लाह करे कि हो, कि हम कहीं ना कहीं सीख लें। 2011 आया, हमने नहीं सीखा, अब आया, आई होप कि अब सीख लें, बिकॉज जो भी आप ट्रेजेडीज देख लें, पीस देख लें, कुछ भी देख लें, उसके महीने दो में बड़ी गर्मा गर्मी होती है, उसके बाद थिंग्स डाइड। हम एक रिएक्शनरी कौम है जी, इज इम्पोर्टेंट। ये जो है ना, ये इस पे जी। ज़ैगुम साहब, लास्ट कमेंट, आपकी बात मैंने रोकी थी ताकि आखिरी कमेंट आपसे ले लूं। जी, मैं भी मुस्तकबिल के हवाले से ही बात कर देता हूँ। देखिए, 2 लेसन्स हैं।
एक लेसन तो ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त बड़े बड़े मसले थे, ज़िंदगी और मौत के मसले थे, वो तब्दील हो गए हैं। पानी हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, पानी का ना होना भी और ज़्यादा होना भी। यानी हमारे पास बहुत से साल ऐसे होंगे जब पानी ज़रूरत से कम होगा, और जब पानी आएगा बाज़ औक़ात तो वो इस तरीके से आएगा। तो वाटर मैनेजमेंट की कैपेसिटी को डेवलप करना एक बात। दूसरी बात ये है कि लोगों की कमज़ोरियाँ बढ़ रही हैं, जिसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। लोगों को जो कुदरती आफत नहीं मारती, लोगों को उनकी अपनी कमज़ोरी मारती है। गरीब होता है जो तबाह होता है। तो लोगों की कमज़ोरी दूर करने के लिए उनको समाजी तौर पर तकड़ा करना, उनको तालीम देना, उनको सेहत देना, आबादी पर कंट्रोल करना, लोगों को माशी तौर पे मजबूत बनाना कि जब कोई डिज़ास्टर आए तो वो बेहतर तौर पे कोप कर सके। उसके साथ साथ हमें अपने गांव, अपने शहरों और अपनी कम्युनिटीज़ को इस तरह मजबूत बनाना और तरबियत करना कि वो इसके साथ निमट सकें, जी, अपने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्स ठीक को है। मजबूत करना। बहुत ज़बरदस्त ये बात सब की है कुछ करना जैगम साहब होगा। आपने, शरीर अरबाब साहब आपका, ज्ञानचंद साहब, जैगम साहब सबका शुक्रिया। सेनेटर गौस काजी साहब हमारे साथ आए थे, फैसल ईदी साहब आए थे। बैड गवर्नेंस के मसाइल को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तजावज़ात नहीं बनने देनी चाहिए। ये माफियाज़ हुकूमतों से और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों से ज़्यादा मजबूत और बड़े नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे लेसन्स की ज़रूरत है, वो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म में हमने देखने हैं। अभी फ़ौरी तौर पे जितना आप डोनेट कर सकते हैं, जिस फ़ंड को आप डोनेट करना चाहते हैं, जिस हुकूमत को, जिस इदारे को, जिसको आप क्रेडिबल समझते हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और वो हेल्प कीजिए जो वहाँ पे पहुँचे, जिसका असर हो। सिर्फ जज्बाती हो के कुछ लोग बहुत सारी हेल्प कर देते हैं और बहुत सारी जगहों पे चीज़ें सिर्फ सड़क के किनारे बैठे लोगों तक पहुंचती हैं और जो आगे दूर दराज के इलाकों में लोग हैं उन तक हेल्प नहीं पहुंचती। तो कोऑर्डिनेट करके कीजिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को अप्रोच कीजिए, सूबाई हुकूमतों को अप्रोच कीजिए और उन सब की मदद कीजिए। और जो लोग कीमतें बढ़ा के बैठे हैं, खुदा के लिए आप अल्लाह का कोई खौफ करें। आज के लिए इतना जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।